हेलो वीडियो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा एक प्ले लिस्ट है क्विक रिवीजन 2025 की प्रीलिम्स की, उसी में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पॉलिटी सीरीज से हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें ये होगा कि जो जो लगता है कि हाँ ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को जो है मतलब कि मुश्किल से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, पार्लियामेंट हो गया, डीपीएसपी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सभी प्रकार के जो है अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, अनुसूची हो गया, ठीक है। तो सिलेक्टिव चैप्टर जिससे कि जैसे पंचायती राज हो व्यवस्था हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक क्विक रिवीजन हम लोग शुरू करने वाले हैं कि अप्रोक्सली इसमें से कम तो 5 से 10 क्वेश्चन, तो अगर न तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो अप्रोक्स तो हम ले ही सकते हैं ना, वो आती हैं, हमने इस चीज़ को देखे हैं। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखकर जो है इसी को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं राष्ट्रपति, और हो सके तो हम डीपीएसपी इसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए राष्ट्रपति की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जानकारी जो है हमें जो है संविधान के भाग 5 में एक तरह से संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गए और महान्यायवादी हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है संघ की कार्यपालिका में। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं। तो एक तरह से इनके बारे में बताया जाता है कि नाम मात्र की जो है कार्यपालिका होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत का जो है राज्य प्रमुख होते हैं। राष्ट्र की एकता का जो है प्रमुख होना, अखंडता एवं सुदृढ़ता का जो है प्रमुख या प्रतीक होना। हम भारत के राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी जो है एक तरह से बताया जाता है कि गुप्त मतदान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो है प्रावधान जो आया है, ठीक। तो हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देख लिया कि क्या क्या जो है फीचर्स है, इनके बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, हम बात करते हैं निर्वाचन के ऊपर। तो बताया जाता है कि जो जनता की तरह, मतलब कि जनता की तरह जो है जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा की मेंबर्स की हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है, और वह मतदान जो एक तरह से जब प्रत्यक्ष तौर पर होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता है, ठीक है। जनता के द्वारा जो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें अप्रत्यक्ष मतदान यानी कि हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि जाके इसमें जो है पार्टिसिपेशन करते हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय की निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन सी, जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो गया, हम आगे मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, तो पढ़ेंगे। बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं वरीयता के आधार पर जो है चुनाव होता है, ठीक। बात करते हैं कि चुनाव में हम बात करते हैं कि निर्वाचन मंडल की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से जो है इसमें जो है शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो एक तरह से देखने के लिए यह मिल सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य हो गए, यानी कि एमएलए विधायक हो गए। हम पढ़ेंगे राज्य विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के बारे में, हम इसको भी लास्ट चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे, बना रखे हैं नोट्स। लेकिन जितना मुझे समय मिले ना उतना जल्दी हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं और देखेंगे जहाँ तक हो पाए। चलिए आगे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से भी जो इसमें जो है भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के जो है विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी आ गए, दो ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसके जो है एक तरह से हम बात करते हैं विधानसभा से निर्वाचित सदस्य आते हैं। हालांकि दिल्ली के विधानसभा में भी है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है और पुडुचेरी में भी है। ऑप्शन में ये रह सकता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसी में आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, एक बार इसे जो है आप गूगल अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्य के निर्वाचन की हम बात करते हैं, तो राज्यसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश से 3 केंद्र शासित प्रदेश से जो है एक तरह से सदस्य का निर्वाचन होता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर।
तो इस चीज़ को जो है ध्यान देने वाली बात है। ओके ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी है कि हमें राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से भी हैं, लेकिन वहाँ जो है अलग है और यहाँ अलग है। यहाँ पर 2 ही केंद्र शासित प्रदेश से जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि मतपत्र द्वारा जो है इनका जो है चुनाव होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो जीवित विधानसभा होता है उसी विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेते हैं। ऐसा कोई विधानसभा नहीं होना चाहिए जो भंग हो चुका हो। ठीक है, तो भंग हो चुके विधानसभा से जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेशन जो है नहीं करते हैं। विधान परिषद के सदस्य जो इसमें जो है भाग नहीं लेते हैं, जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में जो है वंशानुगत शासन की जो है एक तरह से जो है समाप्ति हो गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद किसी भी प्रकार की होती है तो उसकी निपटान जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राष्ट्रपति जो अपने चुनाव के आधार पर जो है चुनौती नहीं दे सकता है कि उनके मतदान के समय कोई विधानसभा भंग हो गया है, तो इस तरह से जो है वो अपने आप को चुनौती नहीं दे सकते कि नहीं सॉरी कि मेरा जो ये मतदान जो है एक तरह से वैध नहीं है, अवैध है, हालांकि वो विधानसभा था वो भंग हो गया है, तो इस तरह से वो चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इनकी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर विवाद होती है तो उस विवाद का निपटान जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है किया जा सकता है। एक एमएलए की वैल्यू क्या होता है और एक एमपी की वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इससे पूछा हुआ है क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ चुकी है इसके बारे में। तो एक एमएलए का वैल्यू की हम बात करते हैं तो जो कुल राज्य की जो जनसंख्या होती है उसको अगर हम बात करते हैं डिवाइड कर देते हैं राज्य की जो है कुल विधायक से और इंटू कर देते हैं 100, तो एक एमएलए की जो है वैल्यू निकल जाती है। आप इसे जो है कि मतलब पर्ची पर लिख कर दीवार पर चिपका दीजिए, पर डे 5 बार देखिए, या तो मोबाइल के वॉलपेपर पर इसको सेट कर लीजिए। मैं तो यही करता हूँ भाई। ठीक है, भाई हम बात करते हैं एक एमपी की वैल्यू की हम बात करते हैं तो सभी राज्य के कुल विधायक के जो है कुल मतदान हो गया, सभी राज्य के कुल विधायक के कुल मतदान बटे हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं वो देखना पड़ेगा, हालांकि न्यू लक्ष्मीकांत में जो है अपडेटेड है, हम इसकी सीरोटी नहीं लेते हैं 788 545 और 200 जो भी हो, आप लोग इसको जो है कैलकुलेट करके कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट से जो है 6th एडिशन से बना हुआ है, 7th एडिशन में कुछ अपडेट है तो हमने उसको नहीं अपडेट किए हैं। ठीक है, लेकिन सब चीज़ सही है, गड़बड़ नहीं है। बात करते हैं राष्ट्रपति अवैध चुने जाने पर जो उनके द्वारा जो किया गया कार्य जो है एक तरह से जो अवैध जो है नहीं माना जाता है। मतलब अपडेट का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा में कितने सदस्य, सिर्फ यही अपडेट नहीं है, बाकी बात सारा चीज़ अपडेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष कराने का कारण क्या है। तो अप्रत्यक्ष कराने का कारण है संसदीय व्यवस्था के कारण, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होने के कारण। ये मेंस के पॉइंट से हैं, लेकिन इसको जब मेंशन कर रखे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। खर्च व समय की बचत के कारण हो गया, और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के जो है कार्यकारी होने के कारण। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। वही हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अहर्ताएँ की हम बात करते हैं। अहर्ताएँ यानी कि हाँ, लक्ष्मीकांत में अहर्ताएँ लिखा हुआ है, तो अहर्ताएँ की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम बात करते हैं 50 विधायक का जो है प्रस्ताव होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत का जो है नागरिक भी होना चाहिए। 35 वर्ष की जो है इनके पास जो है मतलब 35 वर्ष इनका जो आयु होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आपकी 35 साल है, अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका यूपीएससी में अटैम्प्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई ऐसे हैं तो अगर 35 साल से प्लस हैं तो वो जो है राष्ट्रपति के बनने के लिए उनके पास जो है योग्यता जो है आ गया है। ठीक है, बताया जाता है कि लोकसभा के सदस्य बनने भी योग्य होना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से हम बात करते हैं लाभ के किसी पद पर जो है नहीं होना चाहिए। 15,000 रुपये जो है जमानत के तौर पर जो है आरबीआई के पास जो है जमा कराना पड़ता है। ठीक है, और इसमें 2 कैटेगरी शामिल है, इसको आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। जैसे कि जनरल वाले के शायद 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है, और जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग हैं उनके लिए जो है 10,000 रुपये जमा कराने के जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसा हम कभी मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो उस समय मुझे ऐसा
हम श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं और अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि है जनरल कैटेगरी के 15,000 रुपया ऐसा दिया जाता है, जमा कराना पड़ता है आरबीआई के पास, और जो अनुसूचित जाति SC ST समुदाय से हैं उनको जो है 10,000 रुपये की जो है एक तरह से जो है सिक्योरिटी देना पड़ता है आरबीआई को। तो इन दोनों में जो है थोड़ा विरोधाभास है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जो है संसद एवं विधानसभा के द्वारा जो है कराए जाने का कारण यह है कि देश के जो है संपूर्ण भागीदारी के साथ चुना जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने क्या देखे थे कि MLA भी आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो इन दोनों से जो चुनाव कराने का जो है मुख्य वजह यह माना गया है कि संपूर्ण देश के भागीदारी के साथ जो है चुना जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय की हम बात करते हैं, शपथ की हम बात करते हैं। तो एक तरह से शपथ की हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिलाया जाता है। ठीक है, CJI जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, CJI क्या होते हैं। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की जो है शपथ के बारे में जो है जानकारी मिलता है। राष्ट्रपति जो है एक तरह से जो है परिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, बात करते हैं जनता की सेवा के लिए जो है शपथ लेता है। ठीक, और हम बात करते हैं कि शर्त इसमें लिखा हुआ था लक्ष्मीकांत में, जो कि मेंस की पॉइंट्स हैं, वो आप जो है पढ़ सकते हैं। बताया जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल व मंत्री जो किन्हीं को भी जो है एक तरह से जो है लाभ के पद पर जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि पद की जो है खाली होने की हम बात करते हैं तो कार्यकाल पूरा होने पर जो है खाली किया जाता है, खाली हो सकता है। इनकी कार्यकाल 5 साल की होती है। ठीक है, महाभियोग के द्वारा भी इनका पद खाली हो सकता है। मृत्यु होने पर, स्वाभाविक सी बात है। अवैध निर्वाचन के आधार पर भी खाली हो सकता है। योग्यता न यानी अयोग्य होने पर भी जो है खाली हो सकता है। अयोग्य अवैध एक ही होता है, मान सकते हैं। बात करते हैं कि अमेरिका में जो है कंपेयर किया गया है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाता है तो पूरे कार्यकाल तक जो है उपराष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी कारणवश से अगर मृत्यु हो जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति महोदय पढ़ेंगे, जब उनका उपराष्ट्रपति का आता है तो करते हैं, लेकिन निर्वाचन की प्रावधान है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पर हम बात करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह न मानने पर जो है लगाया जाता है महाभियोग। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं संविधान के उल्लंघन करने पर, अगर राष्ट्रपति महोदय जो है अगर संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की हम प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा से भी किया जा सकता है, कोई भी सदन में जो लाया जा सकता है। हालांकि हम बात करते हैं कि मनोनीत सदस्य इसमें जो है भाग लेते हैं। हमने पीछे थोड़ा देर पहले हमने पढ़े थे कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके निर्वाचन में जो है एक तरह से मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हटाने के प्रश्न यानी कि महाभियोग में जो है एक तरह से जो मनोनीत सदस्य जो है भाग लेते हैं। 1/4 सदस्य जो है महाभियोग के जो है पक्ष में होना चाहिए। पहले सदन में अगर 2/3 बहुमत है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है। पहले सदन में 2/3 बहुमत अनिवार्य होना मतलब कि अनिवार्य है, उसके बाद जो है दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय का अगर महाभियोग लगाना है, जैसे कि लोकसभा में अगर मामला उठा जा रहा है, अगर लाया गया है तो कम से कम इसमें 2/3 बहुमत होनी चाहिए। 2/3 बहुमत कितना हो गया, जैसे कि जितने सदस्य हो गए, ठीक है, उपस्थित सदस्य के हो गए, उनका 2/3 बहुमत जो है कर सकते हैं 2/3 करके, और जो भी आता है वो कर सकते हैं। 545 का जो है 2/3 क्या हो रहा है, या राज्यसभा में हम बात करते हैं तो 250 का जो है कितना है, हालांकि 245 है, 225, 19 और 8। ठीक है, बात करते हैं कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो कहा जाता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसे जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें हम बात करते हैं कि विधायक जो हमारे MLA जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं, और राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं कि जो महाभियोग की लगाने की प्रक्रिया जो है संविधान में जो है उल्लेख जो है नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्या क्या शक्तियाँ होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं कार्यकारिणी शक्तियाँ हो गया, विधायी शक्तियाँ हो गया, वित्तीय शक्ति हो गया, न्यायिक शक्तियाँ हो गया, अध्यादेश जारी करने की कूटनीतिक शक्तियाँ हो गया, न्यायिक शक्तियाँ हो गया,
सैन्य शक्तियाँ, वीटो पावर, बहुत सारे मतलब कि देखने के लिए मिलता है। हर एक चीज़ को जो है हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय की हम बात करते हैं, कार्यकारिणी शक्ति में हम बात करते हैं। तो कार्यकारी शक्ति में हम बात करते हैं, शासन संबंधी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से जो है किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो है कार्यकारिणी शक्ति के तहत हम बात करते हैं नियम बनाने का जो है अधिकार है, नए मंत्रालय का गठन करने का भी अधिकार है। ये सारे चीज़ जो है कार्यकारिणी मतलब कि जो है शक्ति के आधार पर जो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री को जो है नियुक्त करते हैं। वही हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करने का जो इनके पास जो है अधिकार है। ठीक, अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कैग हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया। ठीक, हालांकि लोकसभा में हम बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति में भी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा रोल मान सकते हैं। सामयिक अध्यक्ष के द्वारा जो है हमारे जो मेन अध्यक्ष है उनकी जो है नियुक्ति किया जाता है। और सामयिक अध्यक्ष को हम बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में उपस्थित सदस्य के बीच में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को जो है चुना जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट की वीडियो की जो सीरीज़ जो है न्यू लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज में जो है पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ जाकर जो है एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए, बताया जाता है केंद्र व राज्य के सहयोग के लिए जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन करते हैं और उसी के आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेश पर जो है प्रशासन चलाते हैं। ठीक, ये भी इसको जो है नोट डाउन करने की बात है। आगे हम बात करते हैं शक्तियाँ में क्या क्या है और पढ़ना है क्या बचा हुआ है। विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में जैसे कि लोकसभा की भंग करते हैं, संसद के प्रथम बैठक को जो है संबोधित करते हैं, संसद की बैठक को बुलाना और एक तरह से जो है सत्र को जो लागू करते हैं। हमारे पास सत्र कौन कौन सी होगी, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गया। बजट सत्र के बारे में बताया जाता है, इसका जो टाइम जो है फरवरी से लेकर मई तक होती है। वही बात करते हैं कि मानसून सत्र हो गया, मानसून सत्र की जो टाइम पीरियड जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है। और शीतकालीन सत्र की हम बात करते हैं नवंबर से लेकर जो है दिसंबर तक होती है। वही हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर जो किसी अन्य व्यक्ति को जो है अध्यक्षता जो है सौंप सकते हैं। बताया गया है अस्थायी तौर पर जो है नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि पैनल की सदस्य से मेंबर मतलब प्रावधान है, पैनल 10 लोगों की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर या किसी कारणवश से नहीं उपस्थित, अगर पैनल से भी नहीं है तो किन्हीं और व्यक्ति को जो है नियुक्त कर सकते हैं, वो भी अस्थायी तौर पे। ठीक है, विधेयक पर जो एक तरह से जो है सिफारिश करना, मनोनीत सदस्य को जो है नियुक्त करते हैं, रिपोर्ट एक तरह से जो है संसद में के सामने लाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कैग की रिपोर्ट हो गई, यूपीएससी की हो गई, वित्त आयोग की हो गई। इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट जो एक तरह से जो संसद के सामने जो है राष्ट्रपति महोदय जो विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है लाते हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की हम बात करते हैं कि वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है धन विधेयक जो है नहीं लाया जाता है लोकसभा में। वही हम बात करते हैं केंद्रीय बजट के एक तरह से हम बात करते हैं संसद के सामने रखना व उस पर जो है काम करवाते हैं। अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है नहीं किया जा सकता है, जो कि राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्ति के संदर्भ में देखने के लिए मिलता है। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति के जो है अनुमति की जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें देख लिए कि वित्तीय शक्ति क्या है, कि राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक लाना हो तो इनके बिना जो है नहीं ला सकते हैं। केंद्रीय बजट को जो है एक तरह से जो है संसद के सामने रखते हैं। अनुदान की मांग पर जो है राष्ट्रपति की जो अनुमति की जो आवश्यकता होती है और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने में जो इनकी जो है आवश्यकता होती है अनुमति की। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ में हम बात करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों के जो है नियुक्त करते हैं। वही हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो है किसी तथ्य पर जो है सलाह लेते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए जो है राष्ट्रपति महोदय जो है बाध्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ होती है, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि न्यायिक शक्ति अगर राष्ट्रपति किसी को न्याय प्रदान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से के जो है किसी तथ्य ठीक है सलाह लेते हैं
लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाह मानना जरूरी ही है। ये जो है राष्ट्रपति महोदय जो है अपराध को भी माफ़ करते हैं, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत देखने के लिए मिलता है, जिसमें हो गए क्षमादान हो गए, परिविलंब हो गए, विराम हो गए, परिहार हो गए और लघुकरण हो गए। इससे क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पूछने की संभावना है, तो प्लीज़ आप इसे जो है अवॉइड मत कीजिए, इसको प्रॉपर समझिए, अच्छी से बारीकी से समझने की बात है। क्षमादान में क्या होता है कि पूरी तरह से जो एक तरह से क्षमा को जो माफ़ किया जाता है। परिविलंब में हम बात करते हैं कि आगे जो अपील करने का जो अधिकार दिया जाता है। विराम में हम बात करते हैं कि परिस्थिति के आधार पर जो है सज़ा को कम किया जाता है। और हम बात करते हैं परिहार में हम बात करते हैं कठोर सज़ा को जो है नरम किया जाता है। और एक तरह से लघुकरण में हम बात करते हैं एक तरह की सज़ा को जो है दूसरी तरह की सज़ा में जो है बदल दिया जाता है। तो हमें जो है एक तरह से जो राष्ट्रपति के जो है अपराध को जो है माफ़ करने की शक्ति के अंतर्गत जो है देखने के लिए जो है मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की, हम बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ में हम बात करते हैं सभी प्रकार के अगर संधि व समझौता की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से जो है किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारे विदेशी राजदूत होते हैं उनको नियुक्ति करने पर जो एक तरह से जो है राष्ट्रपति महोदय जो है विचार करते हैं। विदेश में अगर राजदूत को नियुक्त करना है तो उनमें जो इनका जो काफ़ी ज़्यादा जो है रोल देखने के लिए मिलता है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ में हम बात करते हैं कि सैन्य बलों का जो ये जो है प्रमुख होते हैं, घोषणा करते हैं युद्ध की समाप्ति की और युद्ध को जो है लागू की। आपातकालीन शक्तियाँ हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की, तो आपातकालीन शक्तियाँ में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राष्ट्रपति का शासन की हम बात करते हैं आपातकाल 352, शासन की हम बात करते हैं 65 और 356 के अंतर्गत देख सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर हो? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो है वीटो पावर। वीटो पावर एक तरह से देखा जाए तो 4 प्रकार के जो है वीटो पावर जो देखने के लिए मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं पहला जो है पॉकेट वीटो हो गया, विशेषित वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया और आत्यांतिक वीटो हो गया। पॉकेट वीटो में हम बात करते हैं जिसका संविधान में जो है उल्लेख नहीं है, किसी प्रकार के जो इसमें जो है निर्णय जो है नहीं दिया जाता है। भाई विशेषित वीटो की हम बात करते हैं तो भारत में लागू नहीं, यह जो है अमेरिका में जो है लागू है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि धन विधेयक पर जो है एक तरह से स्वीकृति देना और या फिर धन विधेयक पर जो है रोकना जो एक तरह से मान सकते हैं। आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत हम बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयक में जो है आत्यांतिक वीटो का जो इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर इसमें दूसरी नंबर बात यह भी बताया गया है कि मंत्रिमंडल अगर त्याग पत्र दे और विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास हो तो एक तरह से जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते कोई मंत्रिमंडल है जो त्याग पत्र दे दिया और विधेयक जो है राष्ट्रपति के महोदय के पास है तो उस पर जो है किसी प्रकार की जो है जवाब नहीं देना एक तरह से जो है आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत जो है आता है। हालांकि इसके विधेयक के संदर्भ में हम बात करते हैं वीटो पावर की एक तरह से देखा जाए तो तुलना किया गया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में बताया गया है कि विधेयक पर जो है 10 दिनों के अंदर जो पुनर्विचार के लिए जो है लौटाना होता है, लेकिन भारत में जो है ऐसा नहीं है, वो चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अध्यादेश जारी करने की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की हम प्रावधान की हम बात करते हैं तो यह जो है अध्यादेश के प्रावधान कहते हैं तो ब्रिटिश काल के दौरान जो है हमें देखने के लिए मिला था। 1861 में हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो अध्यादेश जो है जारी किया गया था पहली बार। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं तो राष्ट्रपति महोदय की हम बात करते हैं कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को दिया गया है। और एक तरह से देखा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 123 में है। और बात करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं कि अध्यादेश के बारे में ये भी बताया जाता है कि अध्यादेश जो एक तरह से जो कानून है और यह जो कानून जो है किस प्रकार की है तो अस्थायी कानून है। इसमें बताया जाता है कि जो अध्यादेश जो होती है अध्यादेश में हम बात करते हैं कि अध्यादेश की जो प्रभाव और शक्ति की हम बात करते हैं तो इसमें जो है दोनों होती हैं। और ये अध्यादेश एक तरह से हम बात करते हैं कि अनोखी शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर जो है इसको जो है जारी किया जाता है। और अध्यादेश कौन कौन से संदर्भ में लाया जा सकता है, संघीय व समवर्ती सूची पर जो है इसको जो है जारी कर सकते हैं।
अध्यादेश का क्या हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं? तो अध्यादेश की जो है न्यायिक समीक्षा जो है करने का जो प्रावधान है, इसलिए जो है न्यायिक समीक्षा जो है किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अध्यादेश की हम प्रावधान की हम बात करते हैं। तो अध्यादेश की प्रावधान की हम बात करते हैं, दोनों सदन अथवा एक सदन का अगर सत्र नहीं चलता है तो उसके संदर्भ में जो है अध्यादेश जो है लाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अध्यादेश को जो है संसद के बैठक होने पर दोनों सदन से जो है पास करवाना जो है एक तरह से जो है अनिवार्य है। अध्यादेश के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है तत्काल कार्यवाही के लिए जो है अध्यादेश जो है जारी किया जाता है। अध्यादेश को जो है चुनौती भी जो है दिया जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे कि न्यायिक समीक्षा जो है कराया जा सकता है। बताया जाता है कि जो हमारा जो अध्यादेश है, अध्यादेश के बारे में यह बताया जाता है कि मूल अधिकार को जो है छीनने वाला जो है नहीं होनी चाहिए और संसद के द्वारा जो है कानून बनाने वाला जो है अध्यादेश जो है होनी चाहिए। ठीक, अध्यादेश की हम बात करते हैं अगर पारित हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से अगर रद्द हो गया तो जो अध्यादेश जो होती है, अध्यादेश के द्वारा जो किया गया कार्य जो है एक तरह से जो है अवैध नहीं माना जाएगा, वो जो है वैध ही होगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति की हम क्षमादान शक्ति की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो यह जो एक तरह से जो है अंतिम विकल्प होता है। और एक तरह से हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध किया हो, जैसे कि हम बात करते हैं संघीय कानून से अगर दंडित हो, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं सैन्य न्यायालय के द्वारा जो दंडित किया गया हो, या तो फिर हम बात करते हैं कि मृत्यु दंड दिया गया हो, तो एक तरह से जो है राष्ट्रपति जो है उस संदर्भ में जो है क्षमादान करने का जो उनके पास जो है पावर होता है। न्यायपालिका से जो है राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति जो है एक तरह से जो है स्वतंत्र है। क्षमादान में क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि क्षमादान हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, परिविलंब हो गया, विराम हो गया। क्षमादान में क्या होता है कि पूरी तरह से जो है माफ़ कर दिया जाता है, इसमें दंड को हटाया जा सकता है, बंदी को जो है हटाया जा सकता है, बंदीकरण को जो हटाया जा सकता है। लघुकरण में क्या होता है कि एक तरह की सज़ा को जो है दूसरी तरह की सज़ा में जो चेंज किया जा सकता है। परिहार में हम बात करते हैं कठोर सज़ा को जो है नरम बनाया जा सकता है। परिविलंब में हम बात करते हैं कि आगे अपील करने का जो अधिकार दे सकते हैं। विराम में क्या होता है कि परिस्थिति के आधार पर जो सज़ा को जो है कम कर सकते हैं। अब हम जो कि हमने पीछे देखे थे उसी को रिपीटेशन था। अब हम बात करते हैं कि जो क्षमादान का हम सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो क्षमादान का सिद्धांत की हम बात करते हैं तो बंदीकरण को जो है राष्ट्रपति जो है न्यायालय के विचार मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। मैंने पीछे की वीडियो में न्यायिक शक्तियों के बारे में देखे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वही बात यहाँ पर थोड़ा देखने के लिए मिलता है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति जो है आदेश जो किसी प्रकार के जो आदेश देते हैं तो आदेश जो है बताने के लिए जो है बाध्य नहीं है। क्षमादान की याचिका पर अगर एक बार बात करते हैं कि अगर चर्चा हो जाती है यानी कि रद्द हो जाती है तो दूसरी बार जो है उसको जो लाने की जो अनुमति नहीं होती है। याचिकाकर्ता जो अपनी मौखिक सुनवाई जो राष्ट्रपति के दौरान अगर क्षमादान की प्रावधान चल रहा है तो मौखिक सुनवाई नहीं करते हैं। ठीक है, मौखिक सामने जो राष्ट्रपति के सामने जो मौखिक सुनवाई नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है कि हम लोग मौखिक सुनवाई करते हैं, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता है क्षमादान के सिद्धांत में। दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया और मेरी प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं है कि हम इसको जो है कंटिन्यू खींच दें DPSP। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो है लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, ओनली रिवीजन कीजिए, प्रीलिम्स के बाद नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद।